नमस्कार। लोकसभा टीवी की खास प्रस्तुति मैडम एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना गुलाटी नैयर और आज मैडम एमपी में हमारे साथ बहुत ही खास महिला सांसद मौजूद हैं। आप 30 सालों से यानी कि 3 दशकों से राजनीति से जुड़ी हुई हैं और आप 17वीं लोकसभा में सूरत गुजरात से तीसरी बार सांसद चुनकर आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दर्शना विक्रम जरदोश जी। दर्शना जी, मैडम एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। दर्शना जी से इससे पहले हम बात करें, आइए जान लेते हैं दर्शना जी के राजनीतिक सफर के बारे में इस छोटी सी रिपोर्ट में। – 2019 लोकसभा चुनाव में गुजरात के 26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की 6 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थीं। बीजेपी की सभी 6 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। उन्हीं में से एक है सूरत की सांसद दर्शना विक्रम जरदोश। सूरत से देश को मोरारजी देसाई और काशीराम राणा जैसे बड़े नेता मिले हैं। 30 साल से सूरत सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती आ रही है। जरदोश का राजनीतिक सफर 3 दशक से भी लंबा रहा है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से दर्शना विक्रम जरदोश ने 2019 में तीसरी बार जीत दर्ज की है। दर्शना जरदोश की प्रारंभिक शिक्षा सूरत में हुई। आपने बीकॉम के साथ NIIT से कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। आइए जानते हैं आपकी राजनीतिक टाइमलाइन। 1988 में भाजपा वार्ड 8 समिति की उपाध्यक्ष बनी। 1996 में उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा सूरत। 1999 में सूरत की भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष। साल 2000 में गुजरात की भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य। साल 2006 से 2008 तक गुजरात की भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव। साल 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में जीतकर सूरत की पहली महिला सांसद बनी। 2010 से 2013 तक भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महासचिव रही। साल 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। यह आपका दूसरा कार्यकाल था और मई 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए आप फिर से निर्वाचित हुई और ये आपका तीसरा कार्यकाल है। 2019 के चुनावों में दर्शना जरदोश का वोट शेयर सभी विजेताओं से ज्यादा था। 17वीं लोकसभा में आप कई संसदीय समितियों की सदस्य भी हैं। 20 जून 2019 से व्यवसाय सलाहकार समिति की सदस्य। 24 जुलाई 2019 से सार्वजनिक खातों पर समिति की सदस्य। 13 सितंबर 2019 से वित्त पर स्थायी समिति की सदस्य। दर्शना जी, मेरा पहला आपसे सवाल, गुजरात से 6 महिला उम्मीदवार उतारी गई थी भाजपा से और 6 जीत कर आई हैं। 2014 में ये 5 थी। आपको क्या लग रहा है, महिला लीडर्स लीड ले रही हैं? हम लोगों ने जब गुजरात से हमारी शुरुआत की तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी हुई, मार्गदर्शन भी अच्छा मिला और नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तो महिला मोर्चा में भी काम किया और जितनी भी महिलाओं को टिकट मिली वो अपने आप में उन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ था। उसी महिलाओं को ये टिकट भी दिया गया। जहाँ 7 सीट बीजेपी विन थी, जो MLA उनके सपोर्ट में थे, वहीं से ये चुनाव लड़े। तो सिर्फ देने के लिए नहीं, जीतने के लिए टिकट मिलती है और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने 100% दिया है। पहले महिला मोर्चा में प्रमुख महामंत्री हम दोनों थे, दोनों को टिकट मिला था और दोनों हम लोग जीत के आई थी।
तो और जब नरेंद्र भाई चुनाव लड़े और वडोदरा से जो उनकी सीट थी वो उन्होंने खाली की, वो भी महिलाओं को दी। तो जो सशक्तिकरण और महिलाओं लक्षी जो बातें होती है वो सच में अगर प्रूव करने का कोई स्टेट है तो वो गुजरात ही है। तो हम लोग ऐसे नसीब वाले हैं कि गुजरात से, और गुजरात में भी सूरत जो आर्थिक पाटनगर है वहाँ से मैं 3 बार चुनकर आई हूँ। गुजरात के 26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं दर्शना जी, और सूरत उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। सिर्फ राज्य के तौर पर ही हम गुजरात को, सूरत को नहीं देख सकते, राजनीतिक तौर पर भी सूरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अब आप तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं, 2009 से आप लगातार सांसद चुनी जा रही हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो पूरे हुए हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो अब आपने अपनी संसदीय क्षेत्र में पूरे करने हैं 17वीं लोकसभा में? सूरत इज़ अ फास्टिंग ग्रोइंग सिटी ऑफ एशिया। जो डेवलपिंग शहर के अंदर जो भी चाहिए वो सूरत में वो पोटेंशियल है। यहाँ से ही मोरारजी देसाई चुनकर आए थे, वो प्रधानमंत्री भी बने थे। और जब मेरी शुरुआत हुई तब काफ़ी कुछ समस्याएं भी थी, क्योंकि मैं अपोजिशन में आई थी 2009 में। जब मैं चुनकर आई तब काफ़ी चैलेंजेस भी थे। यहाँ पे कैसे करना है वो नरेंद्र भाई से मार्गदर्शन मिलता था, क्योंकि सीएम के तौर पर पेंडिंग इश्यूज ऑफ द स्टेट विद गवर्नमेंट वो हम लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से उनका तालमेल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा था। 2014 में ऐसा हुआ, 2009 में हम लोगों ने फोकस किया। 2009 से 14 के बीच में हम सभी जो भी अपना क्षेत्र, जो 7 विधानसभा में जो हमारे समस्या वो थी, उसके साथ में जो लोगों की अपेक्षा थी जो स्टेट लेवल से पूरी हो सकती थी। कॉरपोरेशन का बजट बहुत अच्छा होता है, सूरत बड़ा शहर है तो 6000 करोड़ का जो लेस था वो सिर्फ पॉलिटिकल जो विल चाहिए थी वो दिल्ली से चाहिए थी, जो हमें 2014 में मिल गई। 2014 में जो पहला परिणाम मिला, मैं बताऊं कि कोई एक शहर का पोटेंशियल फ्लाइट के तौर पे, एविएशन के तौर पे 250% का ग्रोथ अगर होता है तो वो सूरत शहर है। जहाँ पहले एक फ़्लाइट चलती थी, जहाँ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ते थे कि हमारा एयरपोर्ट डेवलप नहीं है, और उसी जगह में एक साथ में एक ही शहर से 6 फ्लाइट स्पाइसजेट ने शुरू की। आज 45 से ज़्यादा फ्लाइट चलती है। हम हर एक देश के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शुरुआत हो गई। तो जो भी हम लोगों ने मुकाम हासिल किया है वो 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद में हुआ। दर्शना जी, ये वही संसदीय क्षेत्र है जहां से हमको मोरारजी देसाई मिले, काशीराम राणा मिले और अब दर्शना विक्रम जरदोश मिली हैं। क्या कहना है आपका इस पे? मैं कह सकती हूँ कि मैं नसीबदार तो हूँ, क्योंकि नसीब वाली इसलिए हूँ कि वहाँ इतने बड़े शहर से मुझे एक महिला पे, और अर्बन एरिया में महिलाओं को एक्सेप्ट करके आगे लाने के लिए जो नरेंद्र भाई की सोच है वो सच में साबित हुई। क्योंकि जब 2014 में इलेक्शन आया और नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने का जो जोश था उसमें सूरत सबसे आगे रहा। 76% वोट मिले। ये बार भी मुझे 75% वोट मिले, जो ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट वोट है। पिछली बार 5,33,000 वोटों से जीती, ये बार 5.5 लाख से ऊपर वोटों से जीती। तो ये रहा कायम कि हर 4 में से 3 वोट बीजेपी को मिले हैं। तो प्रजा ने ये सब सोचा भी है, अनुभव भी किया है, सिर्फ दर्शना के लिए नहीं लेकिन पूरे सूरत के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे योगदान से हम लोग नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बना सके। जरदोश जी, जब आप 2014 में जीती थी तब करीब 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती थी, और वो मार्जिन अब 5,80,000 के वोटों से भी ज़्यादा बढ़ चुका है जब आप 2019 में लौट कर आई हैं। क्या कहना चाहेंगी? जनता का भरोसा आप पर बढ़ता जा रहा है? हम लोग प्रजा के बीच में रहे, जो भी योजनाएं बनी सरकार की उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो उसके लिए हम जूझ रहे थे। सबसे पहले होना चाहिए सूरत ये में नंबर 1 होना चाहिए, यही माहौल लेके हम लोग चले। क्योंकि जब जनधन योजना शुरू हुई उसके बाद में जो सफाई अभियान के लिए सब लोग जुड़े, सूरत स्वच्छ शहरों में से आता है। तो ये रहा कि जो भी जितने भी सरकार ने जो भी प्रोग्राम हम लोगों को दिए वो लोगों तक ले जाने के लिए और लोगों के साथ में जुड़ने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट, टीम वर्क का बहुत बड़ा इसमें मैं समझती हूँ कि योगदान रहा।
दर्शना जी, सूरत को कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है। हीरे का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, सूरत बहुत ही बड़ा शहर है। आपने क्या काम किया है उस पर? और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि देश में अभी जो आर्थिक स्थिति है, जो मंदी का दौर आ रहा है, क्या सूरत पर भी इस पर असर पड़ा है? और एक सांसद होने के तौर पर आपने क्या कदम उठाए हैं? समस्या तो आती है और समस्या के साथ में उन लोगों ने हमसे बहुत सारे अच्छे से वो प्रेजेंटेशन भी किया है। जैसे सोने के तार, आप सिर्फ टेक्सटाइल और डायमंड की बात करते हैं, हमारे यहाँ जरी के तार भी बनते हैं, सोने के तार बनते हैं, चांदी के तार बनते हैं। जो घर के अंदर व्यवसाय होता है, जरी का व्यवसाय होता है, जो सोने चांदी के भाव के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उसके लिए भी था कि उनके जो जीएसटी के अंदर उनके कोड अलग अलग थे। जैसे सोने के हिसाब से जो तार बनता वो 3% में आता था, बाकी के 18% में आते हैं। तो हम लोगों ने इतना अच्छा प्रेजेंट करके यहाँ पे, मैं समझती हूँ पहले जेटली जी और बाद में निर्मला जी ने बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों से बातचीत की। इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में, जो भी चाइना से माल आता है उसके लिए, जो रिफंड जीएसटी का मिलना चाहिए उसके लिए, जॉब वर्क पे जो काम देते हैं उसके लिए, तो टेक्सटाइल, डायमंड सभी में समस्या तो आई। लेकिन जिस जरा से उन लोगों से बातचीत करते करते सभी सेक्टर से अलग अलग मिलना हुआ। निर्मला जी ने पिछली बार रियल एस्टेट वालों को भी, उन लोगों को भी, उनसे भी बातचीत कर ली कि कैसे हुआ, क्या हो रहा है। टेक्सटाइल के भी इतने सारे जो कंपोजिट यूनिट है उसको तो नहीं दिक्कत ज़्यादा आती है, लेकिन जो अपने आप में अलग अलग बिजनेस करते हैं इसमें समस्या है, लेकिन बातचीत से उसका हल निकल रहा है। दर्शना जी, अगर अब हम आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करें तो 1988 में जो सफ़र शुरू हुआ था आपका, एक आप वार्ड समिति की उपाध्यक्ष बनी थी, फिर आप महिला मोर्चा के भी अध्यक्ष बनी और ये सफ़र आगे बढ़ता रहा और फिर आप 2009 में पहली बार लोकसभा सांसद चुनकर आईं। ये सफ़र के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें तो ये सफ़र कैसा रहा है? क्या कोई मुश्किलें आई हैं? क्या महिला होने के नाते पर मुश्किलें ज़्यादा आती हैं आपको लगता है? मैं बताऊँ एक बात के, चुनाव में एक ही लड़ी, 2009 वाला पहला चुनाव लड़ी। उसके पहले मैं कॉरपोरेटर बनी लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूटेड चुनी गई थी। जैसे मैंने फॉर्म भरा, सुबह शाम को मुझे पता चल गया कि मैं जीत गई हूँ। तो मतलब पूरे गुजरात में ऐसा हुआ था। जब 2000 में मैं कॉरपोरेटर बनी तो मैं अकेली ऐसी थी कि मैं चुनाव जीत गई थी, मुझे चुनाव की प्रक्रिया में जाना ही नहीं पड़ा। और उसका श्रेय मैं ऐसे देती हूँ कि मैं गढ़ जो बीजेपी का होता है वहीं से, मैं जो हार्ट ऑफ द सिटी नर्मद का वार्ड कहा जाता है, तो वहीं से लड़ती थी। उसके साथ में महिला मोर्चा में काफ़ी ट्रेनिंग मिली। पहले आनंदीबेन के साथ में जुड़ी, फिर 3 टर्म तक 6 साल तक मैं महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी रही। वहाँ नरेंद्र भाई के साथ में हमने महिलाओं के विषय में इतने सारे सम्मेलन किए जिसकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा होती थी। और जो भी योजना बनती थी वहाँ हम लोग 6 दिन पहले जाते थे, योजना के बारे में नरेंद्र भाई खुद बताते थे लोगों को। उसके बाद में योजना का इम्प्लीमेंटेशन या महिलाओं पे क्या असर पड़ा उसका फीडबैक हम देते थे। तो ये जो हमारी जो शुरुआती सफ़र जो रहा लोगों के बीच में जाने का, वो बहुत अच्छा लगा। जैसे माँ, बच्चे के पीछे माँ का नाम भी लग सकता है, महिलाओं के नाम पे घर लेना, इनकम टैक्स में इसमें रिबेट मिलना, ऐसी कई सारी योजनाएं थी जो महिला अपने जो व्यवसाय करती है उसके लिए मार्केटिंग करना, महिला आर्थिक विकास निगम थ्रू आगे जाना, ऐसे कई सारे आयाम थे जो हम लोगों ने गुजरात में कर लिए थे। दर्शना जी, आगे बढ़े तो सूरत हवाई अड्डे पर भी आपने बहुत बड़ा काम किया है। सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखने के लिए आपने एक सांसद के तौर पर क्या काम किया है? नहीं, सूरत का पोटेंशियल बहुत था। वहाँ पे जो एयरपोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट चाहिए था, उनको जो हक था, वो लेते लेते हमें काफ़ी समय निकल गया। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पे वो जो फ्लाइट मिली एयर इंडिया की, तब भी पीएमओ के अंदर वो वहाँ पे डायरेक्टर बता रहे थे सर रूट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। लेकिन उसके बाद में जब वहाँ सूरत के व्यापारियों ने अपनी डिपॉजिट करके जब एयर इंडिया से पहला जो उन्होंने ये प्रयत्न किया कि 4,500 में टिकट मिलनी चाहिए, और उसके बाद में 118 टिकट मिली, और वो जो सफ़र शुरू हुआ वो उसने बाकी फिर रुकने का नाम नहीं लिया। और डेवलपमेंट के बाद में ये, उसके बाद में फिर एयरपोर्ट के अंदर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लिए, अगर इंटरनेशनल तौर पे जाना है तो उसका नया फंड भी मिल गया, जिसका ये चुनाव से पहले नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री के तौर पे खुद उन्होंने उनका खातमुहूर्त किया था।
तो ये काम भी बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि 250% का ग्रोथ अगर कोई शहर का हुआ है तो ये सूरत का हुआ है। दर्शना जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे आपके परिवार के बारे में भी जानने की उत्सुकता है हमारी, और साथ ही हम आपसे आपकी रुचि किस किस चीज़ों में है राजनीति के परे, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैडम एमपी, और मैडम एमपी में आज हमारे साथ बहुत ही खास महिला सांसद मौजूद हैं। हमारे साथ सूरत गुजरात से तीसरी बार जीत कर आई सांसद हैं दर्शना विक्रम जरदोश जी। दर्शना विक्रम जरदोश की राजनीति से परे भी कई क्षेत्रों में रुचि है। जरदोश ने अपनी चुनावी रैली बाइक पर की थी। दर्शना जरदोश ने अपना करियर एक फोटोग्राफर के तौर पर शुरू किया। वे अपने पिता के साथ फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफी किया करती थी। राजनीति में कदम रखने के बाद भी आपकी फोटोग्राफी में रुचि बरकरार है। दर्शना जरदोश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो भी खींचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के कलाकारों के साथ मिलकर उनके जन्मदिन पर फोटो एल्बम भी भेंट किया है। राजनीति में व्यस्त रहने के बावजूद भी वे अपने परिवार को गुजराती खाना खिलाना पसंद करती है, और कितनी भी व्यस्तता हो, कुछ खाली समय में वे अपने पोतों के साथ समय गुजारती हैं। कोई गुजराती हो और गरबे में रुचि न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें संगीत में विशारद भी हासिल है। राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी वे निरंतर लगी रहती हैं। लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने लगातार काम किया है। जरदोश जी से इस बारी हम बात करेंगे राजनीति से परे। राजनीतिक सफ़र के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन राजनीति से परे उनकी क्या रुचि है? तो दर्शना जी, राजनीति से परे मैंने सुना है कि आपका राजनीति से पहले, सफ़र शुरू होने से पहले आप मीडिया में थी और आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। उसके बारे में आप हमारे से कुछ साझा करें। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र की लड़की हूँ। मेरा पापा का स्टूडियो अब भी है वहाँ पे सूरत में, तो तस्वीर केंद्र के नाम से जाना जाता है। और बचपन से हम लोगों को लड़की की तरह ही पाला है, तो हम लोग फ़ोटोग्राफी करने के लिए छोटे छोटे फंक्शन में जाया करते थे पॉकेट मनी के लिए। और उसके बाद में जब राजनीति में आई तो कई सारे फ़ोटोग्राफ्स ऐसे मैंने लिए जो सिर्फ मेरे पास उनकी यादगिरी है। जैसे राजमाता सिंधिया जी का फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने खुद उनको लिया हुआ है, वाजपेयी जी का जो हमारे सबके आदर्श है तो उनका आई कैचिंग फ़ोटोग्राफ जो मैंने लिया हुआ है, अडवाणी जी की गुजराती वाली साइन के साथ फ़ोटोग्राफ, और नरेंद्र भाई के तो कैलेंडर इतने सारे निकाले थे हम लोगों ने। पूरी कोडक के साथ मिलके पूरी कैलेंडर निकाली थी नर्मद के नाम से, क्योंकि सूरत में नर्मद एक विचारक साहित्यकार के तौर पे जाना जाता है। उनके साथ में नरेंद्र भाई वाली फ़ोटो, तो पूरी कैलेंडर निकाली थी। तो ये मेरा जो शौक़ है वो राजनीति का, आज तक मैं जहाँ आगे बढ़ी, महिला मोर्चा में भी गई, सब लोग जानते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी दर्शना का शौक़ है। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि दर्शना जी जो हैं वो बाइकिंग भी करती हैं। उन्होंने तिरंगा यात्रा चलाई थी जब वो अपनी चुनावों की कैंपेनिंग कर रही थी, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। दर्शना जी, कब से आप बाइकिंग कर रही हैं और कहाँ कहाँ आपने क्या क्या यात्रा आपने जो है वो पूरी करी है, कैंपेनिंग आपने बाइकिंग से करी है? कॉलेज से ही हम लोग स्कूटर पे जाते हैं। जैसे जब गियर वाला स्कूटर होता था, तो जब कॉलेज लाइफ शुरू की तो मेरी फैमिली से हम सभी बहनें वो पहली स्कूटर चलाने वाली थी। सब लोग जानते हैं कि ये लोग ऐसे, मतलब जो उस ज़माने की महिलाओं के तौर पे हम लोगों को काफ़ी बेटे की तरह पाला है हमारे पापा ने। और कॉलेज में भी स्कूटर लेके जाती थी और बाइक भी चलाती हूँ। तो ये तिरंगा यात्रा के दौरान जब भी गांव में जाना हुआ, जब सूरत सिटी में भी जाना हुआ, डायरेक्ट अप्रोच हो जाता है। कई बार सोचा मैं कि पार्लियामेंट भी स्कूटर लेके जाऊँ, लेकिन दिल्ली में या तो साइकिल चलाई जाती है या तो गाड़ी चलाई जाती है। लेकिन गाड़ी चलाने मैंने नहीं देखा किसी महिला को गाड़ी चला के आके वहाँ पे। तो पार्किंग में 2009 से मैं ही गाड़ी चलाती थी, तो सब लोग वहाँ लोग भी जानते हैं कि मैडम खुद गाड़ी चलाती है। दर्शना जी एक अच्छी कुक भी हैं। दर्शना जी ये बताएं कि मैंने सुना है कि आपका खाना
खाते ही उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं लोग। नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन मुझे शौक है, मैं कुकिंग शो भी देखती रहती हूँ। पहले राजनीति से पहले डांसिंग भी किया, फोटोग्राफी भी की और ड्राइंग भी की, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे छूटता गया। लेकिन वो खाने का शौक जो बच्चों की तरह बच्चे के बच्चे उसके बाद में वो चलता रहा। तो ये होता है कि सूरत के लोग को खाने की, क्योंकि कहावत ही है कि सूरत का जमन काशी का मरण। तो सूरत में जितने भी लोग आते हैं तो उनको एक आदत होती है। यहाँ हमारे यहाँ जो खमन मिलता है, आज भी मैं आपको खिलाऊंगी। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ पे कई लोग मस्करी करते हैं, पर सेंट्रल हॉल में भी खमन मिलता है, लेकिन ये नायलॉन खमन स्वीट होता है। जो सूरत का होता है दाल का खमन, वो अलग होता है। तो ये सूरत वाले लोग खाने के थोड़े शौकीन होते हैं। तो आज दिल्ली में हमें क्या सूरत का स्वाद मिलेगा? मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दर्शना जी की किचन में और दर्शना जी से कुछ खाने के गुण सीखते हैं। तो दर्शना जी आज आप क्या बना रही हैं? मैं जो ये खमन हमारे यहाँ का होता है तो उसको तड़का लगा रही हूँ। ये चने की दाल से बनता है, जो स्वीट नहीं होता है, जो सूरत से लाना पड़ता है। और यहाँ पे लोग थे पहले, परेश भाई भी थे यहाँ पे, तो नीचे 6 फ्लोर पे रहते थे, तो वो भी बोलते थे कि ब्रह्म भोजन में आज क्या है। ऊंधिया भी बना लेती हूँ यहाँ पे आके। जो सूरत की जितनी भी खाने की आइटम है, जो हमारे यहाँ से मिक्स जो चवाना होता है, बिस्किट होते हैं, वो भी सब अलग से होता है। तो ये आदत है हमें यहाँ पे। इसमें ज़्यादा तेल वगैरह जाता नहीं है। और ये चने के आटे से बनता है, जिसको भिगो के उसको बॉईल करना होता है। जैसे आप ईदड़ा बनाते हैं, खमन बनाते हैं, तो उसी तरह से ये सुरती खमन है। और आपके परिवार को कितना पसंद है ये? सब लोगों को पसंद है। बच्चे लोग को मीठा ज़्यादा पसंद है, मीठे की आइटम वो लोग ज़्यादा, बच्चे लोग भी पूछ लेते हैं मीठे में क्या है, तो ये भी पसंद है। तो ज़रूर बच्चे अभी वेट कर रहे होंगे कब बनेगा और वो खाएं। राजनीति करते करते दर्शना जी आपको कितना समय मिल जाता है कुकिंग करने का भी? नहीं, ये शौक का विषय है। शाम को जब यहाँ पे आते हैं तो सुरती खाना, कई गेस्ट भी आते रहते हैं, तो हमारे यहाँ खिचड़ी है, तो बाला को भी सिखा के रखा है। तो यहाँ पे सब लोग घूम के भी आते हैं, तो सूरत में खाना खिचड़ी शाक खाते ही है, भाकरी खाते हैं, तो ये आइटम हम लोग बना लेते हैं। आइए हम लोग मिलते हैं वहाँ पे। मैं ये निकाल के करती हूँ, हम लोग टेबल पे बैठ जाते हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है दर्शना जी? 2 बेटे हैं, 2 बेटे के 3 बेटे हैं, हस्बैंड है जो राजनीति से कोई भी इसमें हमारे यहाँ है नहीं। मैं ही अकेली राजनीति में काफ़ी हूँ। उनको जब ये सेशन शुरू होता है तो उनको लाना पड़ता है कि आप आइए मेरे साथ थोड़े दिन गुजारिए, तो फैमिली जैसा माहौल हो जाए। तो ये अभी बच्चे की स्कूल की वजह से ये होता है कि अभी कम आते हैं वो लोग। सो आपके परिवार में एक आप ही हैं जो राजनीति में, हाँ जी। और वो पता है मेरे बाद भी कोई नहीं आने वाला, ये नरेंद्र भाई को भी पता है, और पूरी राजनीति में सबको पता है कि हमारी राजनीति डायनेस्टी वाली नहीं है। रुचिता सुनाई, चलो आ जाओ। I would say she's a better grandmother than a mother, and she is always thinking about them. Even if she's in Delhi or whether she's traveling, she's always on FaceTime with them. And कुछ भी होता है, जितना भी उनका heavy schedule होता है, she'll always remove 5 minutes per day to do a FaceTime call with them. She'll make sure that she speaks to them at least once a day. So she's a very loving grandmother. She spoils them by bringing lots of toys, but she really loves them a lot. बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली मैं अपने घर से आई थी तो मेरे को कुछ नहीं आता था खाना बनाने के लिए। मैं जब आई शादी की, उसके बाद इनसे जो सीखा है वो सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था। और उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, जैसे पाव भाजी वो सब बहुत अच्छा बनाती है वो, और वो उन्होंने एक्चुअली सिखाया है। तो इट इज़ गुड कि मुझे भी आ गया बनाने के लिए, और मैं भी अभी उनकी जैसे मैं बनाने लगी हूँ। जी अगर मैं अब आपसे पूछना चाहूँ, आपका किस तरीके से परिवार के साथ तालमेल बिठा पाती हैं? राजनीति में बहुत व्यस्तता होती है, हमेशा आपको 24 घंटे अपने क्षेत्र में भी बिताने होते हैं, उनकी समस्याएं भी पूरी करनी होती हैं। परिवार को कितना समय दे पाती हैं?
वैसे दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे तो वो इंडिपेंडेंट तो थे ही। मेरे हस्बैंड का बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा। जिस तरह से माँ बाप का रहता है उसी तरह हस्बैंड का अगर ससुराल में नहीं रहता है, हम लोग इंडिपेंडेंट थे, अकेले रहते थे, तो काफ़ी सपोर्ट रहता था क्योंकि सोशली हम लोग कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई अच्छे या बुरे प्रसंग के लिए तो वो हमें संभाल लेते हैं। दर्शना जी, हमने आपसे खाने के गुण तो सीख ही लिए, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप संगीत में आपको विशारद हासिल है, भरतनाट्यम भी आपने सीखा है, उसके बारे में भी कुछ बताएं और अगर हम उसकी एक झलक आपसे ले सकें। संगीत का तो जो है वो शौक सुनने का ही रह गया है क्योंकि आवाज़ अभी अच्छी निकलती नहीं, भाषण देते देते काफ़ी कुछ बदल गया है। लेकिन गरबा संगीत का शौक़ रहा, भरतनाट्यम का भी रहा। उसकी मुद्राएं जो होती थी, जैसे ये हेमा मालिनी को जब देखते हैं तो ये सब याद आ जाता है कि हम भी कभी कभी कुछ किया करते थे ऐसा ऐसा करके। लेकिन उनकी जो भी नृत्य नाटिका होती थी, जैसे मृणालिनी साराभाई का भी अभी आया, तो ये सब देखने के लिए जाते हैं। और गरबा हम लोगों ने किया था जब अध्यक्ष जी का प्रोग्राम आया था तो सुमित्रा ताई ने हमें बुलाया था, तो सभी गुजरात की महिलाओं ने हमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने गरबा कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि जो संगठन में ताकत होती है, समूह में जो होती है, तो ये गरबा गुजराती कल्चर करके हम लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम बहुत अच्छा किया था। संगीत की एक लाइन, जो एक ऐसी संगीत ऐसा कोई गीत जो आपकी ज़िंदगी के लिए एक प्रेरणा रहा हो या आपके लिए बहुत दिल के बहुत करीब रहा हो। वैसे एक गुजराती गीत है जो मैं आपको सुनाऊंगी। वैसे तो संगीत में अभी हिंदी म्यूज़िक का लेटेस्ट जो ट्रेंड है वहाँ से तो हम दूर होते चले गए हैं, लेकिन जो गुजराती वाला है, तारा विना शाम ने एक लडू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे। दर्शना जी, अगर कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले मैं आपसे आखिरी में कोई संदेश लेना चाहूँ, आने वाली महिलाओं को आपसे प्रेरणा मिले, कुछ ऐसा संदेश आप जाते जाते देना चाहेंगी? मेरा यही संदेश रहेगा, जो हमें जिम्मेदारी मिली है, जो महिला का अवतार मिला है, तो ऐसे दूसरी कई महिला है जिनको हमें ज्ञान देना है, जिसको शिक्षा देनी है और उनको अपने हक के लिए तैयार भी करना है और उनको साथ लेके विकास की राजनीति करनी है। तो राजनीति में जुड़ी महिलाओं का विशेष ध्यान है और उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए और उनका जो सशक्तिकरण की बात होती है तो उसमें अपना भी योगदान हो, यही मेरी शुभकामना है। आप सभी परिवार का और दर्शना जी आपका मैडम एमपी में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मेरा भी ऐसा पहला ही इंटरव्यू है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मैडम एमपी में सूरत गुजरात से तीसरी बार चुनकर आई सांसद दर्शना विक्रम जरदोश जी। अगले हफ्ते फिर किसी महिला सांसद से मुलाकात होगी मैडम एमपी कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।